Good evening and a warm welcome to the patrons and guests at tonight's mega musical evening, Pakiza. Mrs. Nasima Merchant, curator of today's program, will present the story of the making of the immortal film Pakiza and the trials and tribulations faced by Kamal Amrohi, the producer-director in making this magnum opus. This will be followed by a narration of the story of Pakiza by Mrs. Nirja Apte, famous compere, writer, and theatre personality. She'll be supported by Shezan Lawyer. Nirja's narration will be interspersed with the songs and tracks from the film by Mrs. Dhanashri Ganatra and her band of musicians, namely Anaya Gadgil on the keyboard, Apurva Dravid on the tabla, Rohan Vanage on the octopad and side rhythm, and Shailesh Deshpande on the violin. All of them promise to bring us a real treat as they revisit and recreate the wonderful, melodious world of Pakiza. So over to Mrs. Nasima Merchant, Trustee Gyanadam and Nityasha Foundation for hearing on the making of Pakiza, which itself is a story by itself. Making of Pakiza, Nasima Merchant. आदाब, खुश आमदीद। आज हम पाकीज़ा फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिस तरह कमाल आमरोही का पाकीज़ा बनाना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसी तरह आप तक पाकीज़ा के प्रोग्राम को लाना ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो आज पूरा होने जा रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि पाकीज़ा फिल्म कैसे बनी। 1972 में रिलीज होने वाली पाकीज़ा फिल्म हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में संगे मील की हैसियत रखती है। ऐसी बहुत कम फिल्में हैं जो सालों तक हमारे दिलों पर राज करती हैं। ये बैक वक्त कमाल आमरोही, उनकी शरीकी हयात मीना कुमारी, मौसीकार गुलाम मोहम्मद और लता मंगेशकर की फिल्मी सफर की शानदार फिल्म मानी जाती है। पाकीज़ा लखनऊ की नवाबी तहजीब और तर्ज जिंदगी और मुजरों और नाच गानों से दिलचस्पी वगैरह पर अहम रोशनी डालती है। इस फिल्म का शायराना अंदाज, दिल को छू लेने वाले डायलॉग और बेहतरीन संगीत आज भी हमें उस दुनिया में पहुंचा देते। दूसरी तरफ पाकीज़ा हिंदुस्तानी समाज और माशरे के उस सच को बयान करती है जिसमें तवाइफ की उस जिंदगी को दिखाया गया है जहां वो एक पिंजरे में कैद होकर जिंदगी बसर करती है और समाज के हर तबके के लोग इस कोठे पर आते हुए फख्र महसूस करते हैं और नवाबी तहजीब का हिस्सा भी मानते हैं। लेकिन जब कोई शख्स उस तवाइफ को अपने घर की इज्जत बनाना चाहता है तो समाज ही उसके आड़े आ जाता है। पाकीज़ा की कहानी भी एक ऐसी तवाइफ की जिंदगी पर है जो अपनी माँ की जगह कोठे पर बिठाई जाती है पर अपनी इज्जत को महफूज रखती है। इसके नतीजे में उसका नाम पाकीज़ा रखा गया, जिसका मतलब पाक और शुद्ध है। जैसा कि पहले जिक्र किया था कि पाकीज़ा फिल्म बनाना ये कमाल आमरोही का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने जिस तरह मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया, कमाल आमरोही भी एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो मीना कुमारी के टैलेंट को जस्टिफाई कर सके। इस फिल्म को बनाने में 16 साल क्यों लगे? 1956 यानी 1956 में इसकी मुहूर्त हुई थी और 4 फरवरी 1972 में 1972 में रिलीज हुई। इसकी वजह ये थी कि कमाल आमरोही साहब परफेक्शन को पसंद करते थे। शॉट को उस वक्त तक ओके नहीं किया जाता था जब तक सेटिस्फाई नहीं होते थे। जब फिल्म शुरू हुई थी तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में थी। जब 1960 में कलर फिल्मों का दौर आया तो कमाल आमरोही ने इस फिल्म को फिर से शूट करवाया और कलर में बनाना चाहा। फिर कुछ ही दिनों के बाद सिनेमा स्कोप की नई टेक्नोलॉजी आई, जिसकी वजह से पर्दे पर फिल्में बड़ी दिखाई देने लगी। कमाल आमरोही ने सिनेमा स्कोप में फिल्म बनाने के लिए एक नया लेंस भी खरीदा और फिर से इस फिल्म को रीशूट किया, जिसके बारे में फारूक आपसे बात करेंगे। सिनेमा स्कोप जो था वो एक नवी टेक्नोलॉजी थी जो
हॉलीवुड की फिल्म स्टूडियो MGM ने बनाई थी। Amrohi decided to shoot the film in CinemaScope, so he brought the required lens from MGM on a royalty basis and started shooting. However, after a while, an error was detected in the shooting done with the new lens. The problem was reported to MGM, who, after studying the problem, decided not to collect their due royalties and also gifted the lens to Amrohi as a gesture of appreciation. So ऐसे कई टेक्नोलॉजी चेंजेस को अपनाते अपनाते पाकीज़ा की शूटिंग आधी से ज्यादा तो पूरी हो गई। फिर 1964 में कमाल अमरोही और मीना कुमारी की निजी जिंदगी यानी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से ये फिल्म बीच मंझदार में ही रुक गई। मगर इस फिल्म की तकमील कमाल अमरोही की जरूरत भी थी और मीना कुमारी की जिद भी। फिर उस अधूरी फिल्म को जब सुनील दत्त और नरगिस दत्त ने देखा तो उन्होंने मीना कुमारी को इस फिल्म को मुकम्मल करने के लिए राजी किया और इस फिल्म को मुकम्मल करने के लिए मौसीका खयाम साहब और उनकी शरीक हयात जगजीत कौर ने भी मीना कुमारी को मनाया था। फिर कहीं जाकर पाकीज़ा की शूटिंग को 1968 में एक बार फिर शुरू किया गया। 10 साल पहले लॉन्च की गई फिल्म को कमाल अमरोही ने बड़ी खूबसूरती से जवान रखा था, बड़ी खूबी से। फिर इन 10 सालों में मीना कुमारी की सेहत ने भी जवाब दे दिया था। वो लीवर की एक भयानक बीमारी से घिरी हुई थी, मगर वक्त से लड़कर पूरी शिद्दत से मीना कुमारी ने इस फिल्म को पूरा किया, जो फाइनली रिलीज हुई 4 फरवरी 1972 यानी 1972। कमाल अमरोही न सिर्फ इस फिल्म के निर्देशक थे, बल्कि उन्होंने इस फिल्म का एक एक लफ्ज खुद लिखा था। लखनऊ जैसे एक शहर में बेस्ड कहानी को कमाल साहब ने अपने अल्फाजों को नवाबी नजाकत, तहजीब और शायरी से सजाया था। उन्होंने खुद सारे सेट डिजाइन किए थे। मीना कुमारी का जुनून भी इस फिल्म के लिए ज्यादा था। उन्होंने खुद अपने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। वो चाहती थी कि उनके कपड़े रंगीन दिखे मगर भड़कीले न दिखे। गुलाम मोहम्मद जो इस फिल्म के संगीतकार थे, उन्होंने भी इस फिल्म को अपने संगीत से अमर कर दिया, मगर चूंकि इस फिल्म की तकमील में 16 साल का लंबा अरसा लग गया, उस वक्त तक गुलाम मोहम्मद साहब भी बहुत बीमार रहने लगे और फिल्म मंजर आम पर आने से पहले वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। वो अपनी जिंदगी में फिल्म पाकीज़ा की रिलीज से मायूस हो चुके थे और कहा करते थे, पाकीज़ा की रिलीज अब हमारे बच्चे ही देख सकेंगे। इनके इंतकाल से फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अधूरा रह गया था। इसके लिए कमाल अमरोही साहब गुलाम मोहम्मद साहब के बेटे ममताज साहब से मशवरा करने उनके घर भी गए थे। कमाल अमरोही इस मकसद के लिए वसंत देसाई और कल्याण जी से बात भी करना चाहते थे, मगर ममताज साहब जो गुलाम मोहम्मद साहब के बेटे थे ने उन्हें नौशाद साहब से बात करने को कहा था और इस तरह गुलाम मोहम्मद का अधूरा काम नौशाद साहब ने पूरा किया। बदलते वक्त के साथ कमाल अमरोही को संगीत बदलने को भी कहा गया। पहले इसमें 15-16 गाने थे। कमाल अमरोही ने संगीत नहीं बदला, हाँ, मगर 16 गानों में से सिर्फ 8 गाने रखे गए। कहते हैं कि इस फिल्म के रिलीज के बाद गुलाम मोहम्मद की बकिया नगमे HMV ने पाकीज़ा रंग बरंग के नाम एक LP रिकॉर्ड में रिलीज किया है। मीना कुमारी मानो इस फिल्म के मुकम्मल होने के लिए ही जिंदा थी। वो सिर्फ अपनी कुव्वत इरादी यानी विल पावर के बलबूते पर अपने काम में मसरूफ थी। पाकीज़ा की रिलीज के फौरन बाद वो काफी बीमार हो गई और कुछ ही हफ्तों में यानी 31 मार्च 1972 को इस दुनिया को छोड़ गई। मगर उनकी फिल्म पाकीज़ा को अजीम उल शान शाहकार का दर्जा हासिल हुआ, जो वो अपने फैंस के लिए छोड़ गई थी। शुक्रिया। I would now like to make an appeal for Nityasha Foundation. We conduct programs in Gyanadab and we request our participants to donate money to Nityasha. I would like to make an appeal to all who are attending this program to make generous donation to Nityasha Foundation, which is our sister NGO, which works for children with type 1 diabetes coming from the economically weaker sections of our society.
We provide them medical aid in form of insulin, glucose strips, and regular medical checkups with specialists, and a large number of pathology tests that these children need. With the help of all this, type 1D children can lead a normal life and fulfill all their dreams and be an asset to our society. So please donate generously. The details of where to donate are there on your screen. They're also there on the invitation invites that were sent to you. You can donate via the Give India portal or through check or demand draft or Google Pay. All these details will be provided to you during the program, either by the audiovisual which is on just now, or through the chat box by links which you can copy, or the best idea is drop a WhatsApp message to me. My phone number is 9823010962. I repeat, 9823010962, and my name is Farooq Merchant. Please send me a WhatsApp. We will contact you for the donation. अब हम चलते हैं प्रोग्राम के मेन हिस्से पे, which is going to be the story of पाकिस्तान. कमाल अमरोही को इस बात का एहसास रहता था कि वो कई कामयाब फिल्मों के राइटर तो बन चुके हैं, लेकिन बतौर डायरेक्टर उनके हिस्से में सिर्फ 2 फिल्म आई, महल और दायरा. वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिससे उनका नाम इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टरों में शुमार हो जाए. अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने एक कहानी पर 2 साल तक काम किया. जब स्क्रिप्ट मुकम्मल हो गई तो उन्हें अच्छे फाइनेंस भी मिल गए. उन्होंने एक अहम रोल के लिए अशोक कुमार को साइन किया, जो इस फिल्म में शहाबुद्दीन का किरदार अदा करते हैं. हीरो के रोल के लिए उन्होंने राजकुमार का इंतखाब किया, जो इस फिल्म में सलीम यानी शहाबुद्दीन के भतीजे का रोल किया. हीरोइन के रोल के लिए उन्होंने मीना कुमारी को तय किया, जो उनके घर की ही थी, यानी उनकी बीवी. मीना कुमारी पाकीज़ा फिल्म की मेन प्रोटैगनिस्ट हैं. इस फिल्म में नरगिस और उनकी बेटी साहिबजान का किरदार मीना कुमारी ने ही अदा किया. कुछ अहम किरदारों में उन्होंने डीके सप्रू को चुना, जो इस फिल्म में शहाबुद्दीन के बड़े भाई हकीम साहब का रोल अदा करते हैं. इस फिल्म में उन्हें एक सख्त और जिद्दी बड़ा भाई और खानदान का मुखिया दिखाया गया है. नरगिस की बहन नवाब जान का किरदार उस वक्त की मशहूर अदाकारा वीना को चुना गया. सिनेमाटोग्राफी के लिए कमाल अमरोही ने जोसेफ वर्शिंग को अपॉइंट किया, जो एक फेमस जर्मन सिनेमाटोग्राफर थे. He is known to be the pioneer in cinematography in India. Joseph Vershon assisted Kamal Amrohi in designing the elaborate sets for the film. He also meticulously worked out all the camera angles even before the shooting of the film started. Unfortunately, he too did not live to complete the films. He passed away in 1967. Remaining parts of the film were completed by various other cinematographers of that time. The beautiful lyrics of the famous songs were written by Majroor Sultanpuri, Kaifi Azmi, Kai Bhopali, and Kamal Amrohi himself. We now present the story of Pakiza by Nirja and her team.
शुरू होती है। नवाब शहाबुद्दीन अशोक कुमार का कोठे की एक तवाइफ नरगिस यानी मीना कुमारी से इश्क हो जाता है। दोनों कुछ अहदो पैमा कर लेते हैं। तय होता है कि एक रात नरगिस चुपके से कोठा छोड़कर शहाबुद्दीन के साथ चली जाएगी और उनसे शादी करके घरेलू जिंदगी गुजारेगी। शहाबुद्दीन जब नरगिस को ब्याह कर खानदानी हवेली में लाता है तो उसके बड़े भाई हकीम साहब गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। वो बंदूक तान कर कहते हैं, बेगैरत, इस तवायफ को ब्याह कर इस घर में लाने की तूने जुर्रत कैसे की? बाबा, ऐसे नापाक अल्फाज आप इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जो मेरी मासूम मोहब्बत है और आपके खानदान की बहू है। खामोश! ये बात सारी गाली तुम हमारे खानदान को नहीं दे सकते। ये हमारी बहू नहीं, तुम्हारा गुनाह है। नरगिस ये सुन नहीं सकती और डर के मारे वहां से निकल जाती है और एक कब्रिस्तान में आकर पनाह लेती है। कब्रिस्तान के नाजिम की बीवी नरगिस को रहने के लिए एक छोटी सी जगह बनाकर दे देती है। यहाँ कुछ अरसे के बाद नरगिस एक बच्ची को जन्म देती है। नरगिस की तबीयत काफी नासाज रहती थी। नरगिस शहाबुद्दीन के नाम एक खत लिखकर एक किताब में रख देती है। कब्रिस्तान की नाजिम की बीवी नरगिस के बोलने पर एक सोने का कंगन सुनार के पास बेचने के लिए आती है। उस वक्त नवाब जान यानी नरगिस की बहन वहां बैठी हुई थी और उस कंगन को पहचान लेती है। उसके हाथ में भी ऐसा ही कंगन था। नवाब जान उस औरत से पूछती है, ये कंगन किसका है? औरत कहती है, क्या बात है, ये हमारा है। तुम्हारा? हाँ, ये हमारा ही है, पर ये तो किसी और का है। किसका? क्या नाम बताऊं उसका? अल्लाह जाने कौन दुखियारी है, वो 10 महीने से हमारे कब्रिस्तान में आ पड़ी है। कहाँ से आई है, क्या उस पे बीती है, कुछ नहीं बताती। अल्लाह जाने किसका गम है, इस पे रोती भी नहीं और चुपके चुपके मरती जा रही है। उस कम नसीब के बाल सुनहरे तो नहीं है? सुनहरे ही तो हैं। मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसके पास ले चलो, वो नामुराद मेरी बहन है। नवाब जान जब उस औरत के साथ कब्रिस्तान पहुंचती है, उसे एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है और देखती है कि नरगिस इस दुनिया को छोड़ चुकी है। नवाब जान नरगिस को नजो कहकर रोने लगती है। फिर बताया जाता है कि नवाब जान अपनी बहन नरगिस की कब्र पर कहती है, नजो, अपने भोलेपन की इतनी कड़ी सजा किस तरह काटी होगी तुमने, किस तरह मौत के इस सुनसान वीराने को सहा होगा, कितना रोई होगी तू। नाजिम की बीवी नरगिस का सारा सामान एक बक्से में रखती है। उसमें वो किताब भी होती है जिसमें नरगिस ने शहाबुद्दीन के नाम आखिरी खत रखा था। औरत जब सामान का बक्सा देती है, नवाब जान सामान लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि बेच देना। नवाब जान नरगिस की 2 महीने की बच्ची को लेकर अपने कोठे पर लौट जाती है। वही कोठा जो कुछ अरसे पहले
नरगिस का कोठा हुआ करता था। 17 साल के बाद यहाँ बताया जाता है कि एक मास्टर को एक किताब किसी दुकान में मिलती है। इत्तेफाक से ये वही किताब है जिसमें नरगिस का लिखा हुआ खत रखा है। मास्टर जी उस खत को पोस्ट कर देते हैं और अशोक कुमार को नरगिस का वो खत मिलता है। वो खत यूं इस तरह था। मेरे सरताज, इतनी अच्छी मेरी तकदीर न थी कि तुम्हारे दरवाजे से मेरा जनाजा निकलता और तुम मुझे अपना कांधा देकर कब्रिस्तान पहुंचाते। लेकिन मुझे जीते जी घर से निकलकर खुद ही अपने लिए कब्रिस्तान ढूंढना पड़ा। आज मैं तुम्हारी इस नाइंसाफ दुनिया से जा रही हूँ। ये खत तुम्हें कल मिल जाएगा। इसे पढ़कर यहाँ चले आना और मेरी सुनसान गोद से इस बेकसूर बच्ची को ले जाना जो तुम्हारी बेटी है। अब हमारी मुलाकात क़यामत के दिन ही होगी। खुदा हाफिज। खत मिलने के बाद शहाबुद्दीन कब्रिस्तान पहुंचते हैं और नाजिम की बीवी से पता लगाते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है। और तब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी नरगिस की बहन नवाबजान के पास है। जब शहाबुद्दीन नरगिस की बहन नवाबजान से मिलने कोठे पर आते हैं तो नवाबजान को बहुत गुस्सा आता है। पहले तो पूछती है, आप कौन हैं? मैं शहाबुद्दीन हूँ। आप शहाबुद्दीन हैं? मेरे बहनोई, कहिए फिर कैसे आना हुआ? अब किस गुनहगार की तलाश है आपको? अब किस तवाइफ को दोज़ख की आग से बचाने के लिए परहेजगारी का कफन लेकर आए हैं आप? नरगिस ने मेरे नाम में खत लिखा था जो 17 साल बाद मुझे मिला। इसमें मेरी बेटी का जिक्र है। मुझे मालूम हुआ है कि वो यहाँ है। मैं उसे ले जाने आया हूं। किसी कब्रिस्तान ने अब उसके जनाजे की फरमाइश की होगी आपसे। अभी तो आप उससे नहीं मिल सकते, कल आकर ले जाइएगा। अभी तो वो मुजरे पर बैठी है। उस वक्त साहिबजान का पहला मुजरा दिखाया जाता है। इन्हीं लोगों ने ले लीना। इन्हीं लोगों ने 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 ले लीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा।
सिपैया से पूछो हमरी ना मानो, हमरी ना मानो, सिपैया से पूछो, सिपैया से पूछो, जिसने जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा, जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। शहाबुद्दीन अगली सुबह जब वहां जाते हैं तो नवाब जान साहिब जान को लेकर रातों रात कहीं चली जाती है। इसके बाद रेल के डब्बे का सीन दिखाया जाता है। साहिब जान रेल के डब्बे की पिछली सीट पर रात को बेखबर सो रही है। गाड़ी एक जगह रुकती है तो वहां एक नौजवान डिब्बे में दाखिल होता है, उसी डिब्बे में जिसमें साहिब जान सफर कर रही है। साहिब जान के खूबसूरत चेहरे को देखकर वो नौजवान दीवाना हो जाता है। साहिब जान के सिरहाने एक खुली डायरी होती है जिसमें से एक रंगीन मोर का पंख नौजवान उठा लेता है। उसे मीना कुमारी के पैर दिखाई देते हैं जो बहुत खूबसूरत है। उसके लिए एक खत उन पैर की उंगलियों में वो धीरे से रख देता है। नौजवान तो अगले स्टेशन पर उतर जाता है। साहिब जान जब सुबह उठती है तो उसे वो खत मिल जाता है। उस खत में कुछ इस तरह लिखा हुआ था। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखिए, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। कमाल अमरोही का ये डायलॉग क्यों अमर हुआ, इसका किस्सा यूं है। कमाल अमरोही ने काफी नजदीकी से तवाइफों की जिंदगी को देखा था और उन पर एक फिल्म भी बनाना चाहते थे। और ये भी कहा जाता है कि पहले ये डायलॉग इस फिल्म में नहीं थे, मगर जब फिल्म का सीन शूट हो रहा था और जब कैमरा मीना कुमारी के पैरों पर पड़ा तो कमाल अमरोही के जहन में एक पुराने मुजरे की याद आ गई। उस जमाने की एक मशहूर तवाइफ चंदेरी बाई के पैर ऐसे ही खूबसूरत थे और वो बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने पैरों को लहराया करती थी। उस वक्त चंदेरी बाई के पैरों को देखकर कमाल अमरोही के जहन में यही लाइन आई थी। इसलिए पाकीज़ा की शूटिंग को रोककर इस डायलॉग को इस फिल्म का हिस्सा बनाया गया। फिर क्या था, पाकीज़ा का ये डायलॉग अमर हो गया। यहाँ पर दिखाया जाता है कि नवाब जान ने अपने नए कोठे पर मुजरा शुरू किया है। नवाब जान का इस नए शहर में पहला मुजरा होता है। ठाड़े रहियो ओ बाकी यार। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है। आज की रात वो
धा तिट धाग तिट धान धान धा धाग तिट धान धान धा धाग तिट धान धान धा जागे न कोई 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 रहना है थोड़ी बोले क्षमा छम पायल निगोड़ी निगोड़ी बोले क्षमा छम पायल निगोड़ी हो जी धीरे से खोलूंगी द्वार रे सैया धीरे से मैं तो चुपके से अजी हौले से खोलूंगी द्वार रे सैया धीरे से खोलूंगी द्वार रे ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे बाके यार रे बाके यार रे ठाड़े रहियो में गूंजती रहती है और वही ट्रेन का सीन उसे बार बार याद आता रहता है। वो वही खत बार बार पढ़ती है जो राजकुमार ने उसके लिए लिखा था। इस नए कोठे पर मीना कुमारी के चर्चे होने लगते हैं। इस कोठे पर एक नवाब का आना जाना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक मुजरा दिखाया जाता है जिसका गाना आज भी लोगों के दिलों में बसा है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चल।
फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है। मेरी बात टलते टलते, मेरी बात टलते टलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, चलते चलते, सरे राह चलते चलते, चलते चलते, चलते चलते, चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। शब इंतजार आखिर, शब इंतजार आखिर, कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं। मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते, ये चिराग बुझ रहे हैं। ये चिराग बुझ रहे हैं, 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 ये चिराग बुझ रहे हैं। मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। इस गाने को देखकर लगता है कि वो उसी नौजवान की याद में है जो उसे ट्रेन में मिला था। एक और सीन में बताया जाता है कि वो दूसरे किसी कोठे पर सहेली से मिलने जाती है। वहां सहेली उसे देखकर खुश हो जाती है। साहिबजान उसका हाल पूछती है, तो जवाब में सहेली ये शेर पढ़ती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। फिर वही सहेली साहिबजान से कहती है, कल मैं एक मुजरे में जा रही हूं, बस एक दिन के लिए तुम्हारी तख्ती हमें चाहिए, परसों लौटा देंगे। साहिबजान कहती है, हाँ हाँ जरूर ले जाना, फिर चाहे वापस ही मत करना। अगले सीन में साहिबजान को एक नवाब का बुलावा आता है। वो साहिबजान को एक बोट पर सैर के लिए ले जाते हैं। उसी समय बोट पर जंगली हाथियों का हमला हो जाता है। बोट उलट जाती है। उसमें नवाब नहीं रहते और साहिबजान बेहोश हो जाती है। और जब आंख खुलती है तो अपने आप को जंगल में पाती है। इत्तेफाकन ये वही जंगल है
जहां फॉरेस्ट ऑफिसर सलीम यानी राजकुमार होता है और सलीम शहाबुद्दीन के भाई हकीम साहब के बेटे हैं। साहिबजान उस ऑफिसर के टेंट में पनाह लेती है। उसी टेंट में साहिबजान को वो रंगीन मोर का पंख मिल जाता है और वो खुश हो जाती है कि वो ट्रेन में मिला हुआ हमसफर जिसने खत लिखा था वो मिल गया। उस खुशी में वो गाना गाती है, मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है
जब सलीम अपने काम से लौटते हैं तो मीना कुमारी को पहचान लेते हैं। यहाँ साहिबजान सलीम को देखकर बहुत शर्मा जाती है और उनका सामना नहीं कर सकती और मन ही मन सोचती है, अल्लाह, वो मेरे पास खड़ी है और मेरी जान निकली जा रही है। आप यूं ही हैरान हैरान मुझे देखते रहेंगे और मैं तरसती तरसती बिना आपको एक नजर देखे मर जाऊंगी। आप ही के सामने, आप ही के बिस्तर पर खत्म हो जाऊंगी। जरा मुंह फेर लीजिए, कुछ तो मोहलत दे दीजिए, मैं एक सांस ले लूं, एक झलक आपकी देख लूं। सलीम अपना तारुफ कराता है, लेकिन साहिबजान अपना तारुफ नहीं कराती। फिर सलीम कहता है गश्त लगाने वो जंगल में जा रहा है, शाम को मिलने का वादा करता है। लेकिन साहिबजान को ढूंढते हुए उसके नए कोठे वाले आते हैं और उसे ले जाते हैं। साहिबजान कोठे पर तो आ जाती है, पर उसका दिल मुजरे में नहीं लगता है। उसका दिल तो वहीं जंगल में होता है। यहाँ कुछ ऐसा होता है कि उस नए कोठे की मालकिन एक ठेकेदार को साहिबजान के कमरे में भेज देती है। साहिबजान चौंक जाती है और ये दिखाया गया है कि वहां एक जहरीला सांप आ जाता है और उस ठेकेदार पर हमला करता है। इस जद्दोजहद में साहिबजान वहां से भाग निकलती है और रात के अंधेरे में एक रेल की पटरी क्रॉस करते हुए उसकी कमीज रेल की पटरी में फंस जाती है। सामने से एक ट्रेन बहुत तेजी से आती दिखाई देती है। रेल का चालक अचानक ब्रेक लगाकर बड़ी मुश्किल से साहिबजान के नजदीक ट्रेन को रुका देता है। सब लोग उतरकर साहिबजान की मदद के लिए आते हैं। उसी गाड़ी में सलीम भी होता है और वो साहिबजान को अपने साथ ले चलता है। इस तरह और एक इत्तेफाक से सलीम और साहिबजान और एक बार मिल जाते हैं। सलीम बड़े प्यार से साहिबजान को अपने घर ले जाता है। तारीख फिर दोहराई जाती है। जिस तरह शहाबुद्दीन नरगिस को कुछ सालों पहले इसी हवेली में लाया था, उसी तरह आज सलीम साहिबजान को अपने घर ले आता है। उस वक्त उसके पिताजी हकीम साहब घर में नहीं थे। रात को जब वो शहाबुद्दीन के साथ घर आते हैं तो वो सलीम से पूछते हैं, कौन है वो लड़की? तो मेरे साथ है। वो कौन है? वो एक गुमनाम लड़की है। तो वो तुम्हारे साथ है? जी। यानी ये कौन है मैं भी नहीं जानता। ये एक मजलूम लड़की है जो अपनी याददाश्त खो बैठी है और इत्तफाकन मेरी पनाह में आ गई है। लेकिन तुम्हारे इस बयान पर कौन यकीन करेगा? मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम्हें नहीं, लेकिन हमें इसकी परवाह है। जो लोग दूध से जल जाते हैं वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। इस वक्त उनका इशारा 18 साल पहले के उस वाकये की ओर था जो वो शहाबुद्दीन की ओर देख कर कहते हैं, जब उसने ऐसे ही बीच रात में साहिबजान की मां नरगिस को ब्याह कर घर ले आया था। अफसोस के लोग दूध से भी जल जाते हैं। क्या तुम हमसे बहस करना चाहते हो? हमसे बहस करने की जरूरत नहीं है। ऐसी लड़की जिसका कोई नाम नहीं, पता नहीं, वो क्यों तुम्हारे साथ है? इसलिए कि वो मेरी पनाह में है और ये कोई गुनाह तो नहीं। गुनाह तो नहीं,
लेकिन इसमें हमारी बदनामी है। जी नहीं, इसमें आपकी कोई बदनामी नहीं। अगर इसमें कोई बदनामी है तो मेरी है। तुम कौन हो? तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं? जी है, लेकिन मेरे इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं? अगर हमारा कोई ताल्लुक नहीं तो फिर तुम अपनी ये बदनामी हमारे घर क्यों लाए हो? बेशक मुझसे गलती हुई। मैं भूल ही गया था कि इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेनी पड़ती है, और आपकी औलाद खुदा की बनाई हुई जमीन पर नहीं चलती, आपके हथेली पर रेंगती है। इसके पश्चात सलीम उठ खड़ा होता है, साहिबजान के करीब जाता है, उसके कंधों पर शाल रखता है और कहता है, चलो यहां से। ये किसी दल दल पर कोहरे से बनी हुई हवेली है जो किसी को पनाह नहीं दे सकती। ये बड़ी खतरनाक जगह है। जैसा कि मैंने कहा कि तारीख दोहराई गई। जब शहाबुद्दीन नरगिस को हवेली में लाए थे तब हकीम साहब ने नरगिस को कबूल नहीं किया था और नरगिस अकेली ही भाग गई थी। मगर यहाँ पर सलीम ने साहिबजान का साथ दिया और दोनों हवेली से बाहर निकले। यहाँ ये दिखाया गया है कि एक जगह साहिबजान और सलीम किसी नजारे को देखते हैं। उस वक्त सलीम कहता है, तुम शायद अपने बारे में सब कुछ भूल चुकी हो और मुझे यकीन हो चुका है कि तुम कोई नहीं हो, सिर्फ मेरी तकदीर हो। उधर देखो, सारा आलम तुम्हारे कदमों पर झुका हुआ है और ये सब तुम्हें सलाम करते हैं। अल्लाह, चुप हो जाइए, इतने प्यार से मेरी जान मत लीजिए। मैं इकरार किए लेती हूँ, मुझे सब याद है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ? कौन हो तुम? कौन हो? मैं बेकसूर हूँ। आपने ये समझाया था, आप आए, आपने खत लिखा और फिर कभी आपने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। हर रात आप मुझे पुकारते हुए गुजरते रहे हैं। हर रोज मेरी रूह मेरे बदन से खींचती रही, दूर ही दूर। मैं आपकी हसरत में डूब कर मर जाती, मगर आपने मुझे डूबने भी नहीं दिया। मैं भाग जाती, लेकिन आपके खेमे ने मुझे घेर लिया। आप आ गए और आपके दिल की धड़कनों ने मुझे ये कहने भी नहीं दिया कि मैं एक तवाइफ हूँ। सलीम ये जान लेता है कि वो तवाइफ है, फिर भी उसे अपनाने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर एक गाना है, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम है तैयार। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो। आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आज ये दुनिया ये जमीन, दुनिया ये जमीन। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो,
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर न कभी खत्म हो उल्फत का सफर चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो जब सलीम और साहिबजान निकाह के बंधन में बन जाने का सोचते हैं और टांगे पर सवार होकर बाजार से निकलते हैं, उस वक्त टांगा रुकवाकर एक फूलों की दुकान पर सलीम सहरा खरीदने के लिए उतरता है। तब साहिबजान को एक शख्स पहचान लेता है और बदतमीजी करने लगता है। सलीम की उसके साथ हाथापाई हो जाती है। उस वक्त साहिबजान सोचती है कि ऐसे तो हर बार होगा, हर बार मेरी पहचान आड़े आएगी। कब तक सलीम मेरी हिफाजत करेंगे? निकाह के लिए वो फिर जब मौलवी साहब के पास जाते हैं और जब निकाह के लिए उसकी कबूलियत चाहते हैं, निकाह की रस्म के हिसाब से जब उसका नाम पूछा जाता है, तब पल भर के लिए साहिबजान के जहन में यही गूंजता है कि वो तवाइफ है और अपना नाम बताते हुए वो हिचकिचाती है। इसका नाम पाकीज़ा है। और जैसे ही सलीम के मुंह से वो पाकीज़ा नाम सुनती है, जिसका मतलब है पाक यानी पवित्र, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहां से भाग जाती है। फिर से कोठे पर आने के बाद जब उसकी सहेली कहती है, क्यों वापस आई है? उसने तुझे नहीं अपनाया क्या? तब साहिबजान जवाब देती है, उसने तो अपनाया, लेकिन मेरी पहचान आड़े आ गई। हाँ, फिर ये आवारा लाश अपने गुलाबी मकबरे में दफन हो जाने के लिए लौट आई है। सहेली पूछती है, कैसी लाश? साहिबजान कहती है, हाँ, हर तवाइफ एक लाश है। मैं भी एक लाश हूं और तू भी। हमारा ये बाजार एक कब्रिस्तान है, ऐसी औरतों का जिनकी रूहें मर जाती हैं, जिस्म जिंदा रहते हैं। ये हमारे बाला खाने और कोठे हमारे मकबरे हैं, जिनमें हम मुर्दा औरतों के जिंदा जनाजे सजा के देखे जाते हैं। हमारी कब्रें पाकी नहीं जाती, खुली छोड़ दी जाती हैं। मैं ऐसी ही खुली कब्र की बेसबब लाश हूं, जिसे बार बार जिंदगी बरगला के भगा ले जाती है। लेकिन अब मैं इस आवारगी और जिंदगी की इस धोखेबाजी से बेजार हो गई हूं,
थक गई हूं। इस डायलॉग से ऐसा लगता है कि कोठे की जिंदगी कितनी दर्दनाक है। शादी की रस्म से साहिबजान तो इसलिए भाग गई क्योंकि वो एक तवाइफ थी। वो नहीं चाहती थी कि सलीम के साथ कोई नाइंसाफी और बदनामी हो। पर सलीम ये सोचता है कि साहिबजान तवाइफ ही रहना चाहती है और सलीम से प्यार नहीं करती है। सलीम तय करता है कि वो अब शादी कर लेगा और शादी की रस्म में वो साहिबजान को ही मुजरे में बुलाएगा। यहाँ दिखाया गया है कि दुखी सलीम अपने गम को भुलाने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। सलीम अपने एक आदमी के जरिए साहिबजान को एक खत भेजता है। साहिबजान, इस महीने की 26 तारीख को तुम्हें भूल जाने की रस्म मैं बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता हूं। तो मेरी शादी भी है, मेरे खानदान में खुशी का जश्न है और तुम यहाँ मुजरा करने आओगी। साहिबजान अपनी खाला नवाबजान के साथ वहां मुजरा करने जाती है। वहां शहाबुद्दीन भी आकर बैठ जाते हैं। नवाबजान शहाबुद्दीन को वहां देखकर हैरान हो जाती है और ये मुजरा होता है। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीरे नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। हो आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो दिल के धड़कने से भी डर जाते हैं। फिर भी ये जिद है कि हम जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। हो प्यार करना दिल बेताब बुरा होता है, प्यार करना दिल बेताब बुरा होता है। सुनते आए हैं कि ये ख्वाब बुरा होता है। आज इस ख्वाब की ताबीर मगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। जानलेवा
जल के धुआं आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे। आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे। तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। तीर नजर और मुझे में बयां करती है। सलीम बड़ी उदासी से ये गाना सुनता है और कुछ वक्फे के बाद वो महफिल छोड़कर चला जाता है। जैसे ही सलीम चला जाता है, साहिबजान बहुत गुस्से में आ जाती है और जोर से लटका हुआ कांच का झूमर गिरा देती है और कांच के टुकड़ों पर पागल के जैसे नाचते हुए अपनी खाला नवाबजान की बाहों में आकर बेहोश हो जाती है। नवाबजान जो अब तक अपना गुस्सा जो सालों से दबाए हुए थी, अब वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए शहाबुद्दीन को गुस्से से बोलती है, शहाबुद्दीन आओ देखो, अपने बेआबरूई का तमाशा देखो। ये तुम्हारी ही आबरू है जो तुम्हारी सारी बिरादरी के सामने तुम्हारे ही घर के आंगन में नाच रही है। ये तुम्हारी ही गैरत का खून है, तुम्हारी बेटी का खून, जिस पर तुम्हारा पांव रखा हुआ है। मेरी बेटी का खून? मेरी बेटी? मेरे बाबा, देखा उस मजलूम औरत का लहू आज क्या रंग लाया है, जिसके दाग तुम्हारी आस्तीनों पर सूख गए थे। इस वक्त शहाबुद्दीन के बड़े भाई हकीम साहब बंदूक लेकर वहां आते हैं। क्या बक रही है तू? ये इल्जाम लगाकर तू हमें बदनाम नहीं कर सकती। ये इल्जाम नहीं है हकीम साहब, ये तुम फिरौनों के गुरूर की सजा है। शहाबुद्दीन, पहचान इसे। फिर हकीम साहब मीना कुमारी पर गोली चलाते हैं, लेकिन उसे बचाने शहाबुद्दीन बीच में आ जाते हैं और गोली उन्हें लगती है। शहाबुद्दीन दर्द से तड़पते हुए कहते हैं, अब मेरी बेटी का क्या होगा? सलीम अपने चाचा के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं साहिबजान से अभी निकाह करूंगा, आपके सामने। लेकिन नवाबजान कहती हैं, यहाँ निकाह नहीं होगा, तुम्हें दूल्हा बनकर मेरे कोठे पर आना होगा। इतने में शहाबुद्दीन दम तोड़ देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि बड़े अदब से सलीम दूल्हा बनकर कोठे पर आता है। साथ में शहाबुद्दीन का जनाजा भी लाया जाता है। सलीम और साहिबजान का निकाह हो जाता है। हकीम साहब शहाबुद्दीन के जनाजे पे माफी मांगते हैं और साहिबजान को अपने खानदान में कबूल करते हैं। वहां साहिबजान की डोली और शहाबुद्दीन का जनाजा दोनों एक समय उठते हैं। ये एक अलग ही नजारा दिखाया जाता है कि बारात शादी के बाद दुल्हन को डोली में ले जा रही है और साथ में एक जनाजा भी जा रहा है। आखिरी सीन पर नाज़रीन की आंखें नम होती हैं और फिल्म पूरी होती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।
For her to fall in love was forbidden. It was a sin, she was told. A Nautch girl is born to delight others. Such is her destiny. She preferred to die 1,000 deaths than to live as a body without a soul. And yet, when her restless soul could not suppress this surging desire to love and be loved, she took birth as Kamal Amrohi's आप सभी नाजरीन का ज्ञान अदब की टीम की ओर से मैं नीरजा और मेरे साथ शहजान, फारूक मर्चेंट सर, नसीमा मैम, हम सभी शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ये पेशकश आप सभी को पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. I hope all of you enjoyed this program, and I especially want to thank Dhanashri Ganatra for the wonderful music and for all the musicians who took part in this. I also thank Shehzad and Alaknanda for the wonderful background work that they have done, and I especially thank Tushar Shingare for all the background work that he helped to make this program a success. I hope you enjoyed this program as much as we enjoyed bringing it to you. Thank you very much. And if Dhanashri Ganatra is there, I would like to say hello to her. Hello, sir. How are you? So I'm fine. I was watching the program and I was thoroughly enjoying it. मतलब बहुत ही आपका और नसीमा मैम का पूरी जो मेहनत है उसमें दिखाई दे रही थी। नसीमा मैम, मैं बिल्कुल दिल से आपको थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे इन्वॉल्व होने का चांस दिया। थैंक यू सो मच। एंड नीरजा एंड आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम। Shehzan. आप दोनों ने भी कमाल कर दिया। पूरा फिल्म जैसे हमारे आंखों के सामने वो चल रही थी ऐसे। नीरजा, excellent voice modulation and Thank you so much. friendly. Yeah, and I'm really happy to be associated with Gyan Adab and Farooq sir. Thank you so much for मुझे इसमें गाने का आपने जो चांस दिया उसके लिए। So thank you very much, Dhanashri ji. I would request all the guests who are present to, if possible, donate generously to Nityasha Foundation, which works for children with type 1 diabetes. And now Shehzad will be putting the screen, the details for sending the donation. Of course, you have a number 9823010962. It's all there on the screen. If you can take a screenshot or maybe just scan the QR code, you'll get all the details. And we'll be there on the air for about another 15-20 seconds. So please take your time. And I request Shehzad to show the QR code, so that will be good for them. And if you can record the QR code, that will be great. And I would like to inform all the guests that next week, Saturday, same time, 7 o'clock, under Gyanpedia, we bring the program on the magnificent tigers of India, especially from the Kanha forest by Vipul Gupta. So 7 o'clock next week, please don't forget to tune in. Thank you very much and good night.